हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत जैव विविधता टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें जैव विविधता की परिभाषा, सामान्य परिचय और उसके विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया था। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वह विश्व स्तरीय जैव विविधता पर आधारित है और उसके पश्चात हम भारत की जैव विविधता का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन विश्व स्तरीय जैव विविधता को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यदि हम लोग जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ गए तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होगी और किन किन क्षेत्रों में जैव विविधता कम पाई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को। और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में जो पहला कारक देखते हैं वह है वर्षा। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जिन जिन क्षेत्रों में वर्षा सर्वाधिक होगी वहां जैव विविधता की मात्रा भी सर्वाधिक होगी। अर्थात जिन क्षेत्रों में वर्षा सर्वाधिक होगी वहां जैव विविधता भी सर्वाधिक होगी। यह बात याद रखिएगा। इसे एक सामान्य एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है, हमारे आसपास नए नए प्रजाति के कीट पतंगे दिखाई देने लगती हैं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो आसपास के मैदान हैं उनमें वर्षा ऋतु के आगमन के पश्चात कुछ नए नए प्रकार के घासें और वनस्पतियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मुख्य कारण वर्षा ही है और वर्षा उन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है, जिनके कारण नए नए प्रजातियों के जीवों और वनस्पतियों का विकास होता है, जिससे जैव विविधता इस क्षेत्र की बढ़ जाती है। इसे अगर विश्व स्तर पर समझे तो ये हमारा ग्लोब है और ये ग्लोब में ये है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा, और नीचे आएंगे तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा या मकर रेखा। तो आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वह लंबवत जो साल भर भूमध्य रेखा के इन्हीं आसपास क्षेत्रों में पड़ती है, और इन्हीं आसपास क्षेत्रों में साल भर सूर्य की लंबवत किरणें करने के कारण यहाँ का तापमान अत्यधिक उच्च होता है, और तापमान उच्च होने के कारण इन क्षेत्रों में साल भर वर्षा की मात्रा भी अधिक रहती है। यानी यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यह हम कह सकते हैं। यह क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है। चूंकि यह क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करेगा तो यहाँ पर जो उत्पादक है अर्थात जो नए नए प्रकार की वनस्पति है उनका सर्वाधिक विकास होगा, और इस प्रकार इन वनस्पतियों के सर्वाधिक विकास के कारण यहाँ नए नए प्रकार के उपभोक्ताओं का भी विकास होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होगी वहां उत्पादक उपभोक्ता अधिक होंगे, अर्थात जैव विविधता की मात्रा भी उन क्षेत्रों में अधिक होगी, अर्थात उन क्षेत्रों की जैव विविधता अधिक होगी। तो यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है इस पोर्शन से? तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? अगर हम लोग विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्र है, अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र, जहां पाए जाते हैं अमेजन वन। यह दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के आसपास अमेजन वन पाए जाते हैं, और यह अमेजन वन का क्षेत्र ही सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यानी सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है। साथ ही साथ यहाँ सर्वाधिक वर्ष भर वर्षा होने के कारण यहाँ की जो वन है वो बहुत ही सघन वन होते हैं। साथ ही साथ सघन वन होने के साथ साथ यहाँ पर की जो वनस्पतियां हैं वह सदाबहार होती हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों की जैव विविधता भी सर्वाधिक होती है। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो यह अमेजन वन ही होगा।
और अमेजन वन के आसपास ही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। इसके विपरीत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो ध्रुवीय क्षेत्र है अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वर्षा बिल्कुल ही कम होती है, ना के बराबर ही होती है। तो यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा को प्राप्त करता है और इसी कारण यहाँ सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। तो ध्रुवों पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि हम किसी ध्रुव से या उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़े, यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए, तो जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ध्रुवों पर वर्षा कम होती है और भूमध्य रेखा की ओर वर्षा बढ़ते जाती है। तो इस प्रकार वर्षा के मान बढ़ने के कारण यहाँ जैव विविधता में भी परिवर्तन होगा और जैव विविधता का मान भी बढ़ जाएगा। अर्थात ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता के मान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट कारक है वह है तापमान। यहां से हम लोगों ने अभी अभी जस्ट देखा कि वर्षा की मात्रा बढ़ने से जैव विविधता में वृद्धि होती है और वर्षा का मुख्य कारण ही है ताप। तो आप यह कह सकते हैं कि ताप में सर्वाधिक वृद्धि, जिन क्षेत्रों का तापमान सर्वाधिक रहेगा वहां वर्षा भी अधिक होगी और वर्षा अधिक होने के कारण उन क्षेत्रों में जैव विविधता भी अधिक होगी। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि तापमान बढ़ने से वर्षा अधिक होगी और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी वहां जैव विविधता भी अधिक होगी। तीसरा जो कारक है वह है मृदा। और मृदा जिस क्षेत्र में अधिक उपजाऊ रहेगी, यानी जिस क्षेत्र की मृदा अधिक उपजाऊ रहेगी, उन क्षेत्रों में जैव विविधता भी सर्वाधिक होगी। उन क्षेत्रों में जैव विविधता भी सर्वाधिक होगी। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मृदा अगर अधिक उपजाऊ है तो वहां वनस्पतियों का विकास अधिक होगा, वनस्पतियों का विकास होगा तो वहां विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता पाए जाएंगे और इस प्रकार से जैव विविधता उस क्षेत्र की अधिक होगी। तो यह कुछ कारक थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे जलवायु। तो यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है, अर्थात यह जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आने के कारण हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यह और भी अन्य बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यह कुछ मुख्य कारण हैं जिनको हमें देखना था। आगे अब हम बढ़ते हैं भारत की जैव विविधता के बारे में देखते हैं। तो जब भारत की जैव विविधता के बारे में बात करते हैं, भारत की जैव विविधता, तो आप सभी जानते हैं जैसे ये हमारा भारत है, और भारत के उत्तर में स्थित है विशाल हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, इस साइड पूरा हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के यदि दक्षिण में आए तो यहाँ है हिंद महासागर, हिंद महासागर। यदि इसके पूर्व में देखें तो इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। वहीं अगर पश्चिम में आए तो इधर है अरब सागर, अरब सागर। तो इसकी विशिष्ट अवस्थिति, विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण, साथ ही साथ यह जो पूरा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में है, इसी कारण भारत भी जैव विविधता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। ये चीज याद रखिएगा कि भारत भी जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। और वही बात करें तो यह विश्व के 10 प्रमुख व एशिया के 4 प्रमुख जैव विविधता वाले
देश में शामिल है। अर्थात विश्व के 10 प्रमुख, और एशिया महाद्वीप की बात करें तो यह 4 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में हमारा भारत शामिल है। अगर हम लोग सन 2000 में प्रकाशित एक रिपोर्ट जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी, इस पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 81,000 जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी सन 2000 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ इसकी रिपोर्ट के अनुसार 81,000 जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वही हालिया IUCN द्वारा, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लगभग 91,000 जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार 81,000 और 91,000 यह दोनों अलग अलग इन डेटा के अनुसार जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में अगर हम लोग जैव विविधता क्षेत्र को पढ़ते हैं तो इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और वह 3 भाग हैं। यदि भारत में जैव विविधता क्षेत्र की बात करें तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र, इसके बाद इसे बांट सकते हैं जैव विविधता के तप्त स्थल, या जिन्हें हम हॉट स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है समुद्रीय जैव विविधता के क्षेत्र, समुद्रीय जैव विविधता के क्षेत्र। तो इस प्रकार भारत की जैव विविधता को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र, यह इनकी संख्या है 10, और जैव विविधता के तप्त स्थल की संख्या है 4, यानी कुल 4 हॉटस्पॉट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में, जो 10 भागों में विभाजित है हमारे भारत के अनुसार। इसे याद करना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो पहले मैं नाम आपको बता देता हूं, फिर उसको विस्तार से देखेंगे। ऊपर में ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। फिर जस्ट नीचे आते हैं तो इस साइड है, ये पूरा क्षेत्र है हिमालय का, तो दूसरा जैव भौगोलिक क्षेत्र है हिमालय। फिर आगे आते हैं तो इधर है मरुस्थली क्षेत्र, यहाँ है मरुस्थली जैव भौगोलिक क्षेत्र। फिर आते हैं तो अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, यह गिर के आसपास का क्षेत्र है गुजरात में। फिर इधर आगे आते हैं तो गंगा के मैदानी क्षेत्र, गंगा के मैदानी क्षेत्र। आगे और नीचे आए तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। फिर नीचे आते हैं तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। आगे नीचे आए तो इस साइड उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। फिर देखते हैं कि जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं वो भी जैव भौगोलिक क्षेत्र में उसके अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय तटीय क्षेत्र, इसके बाद एक बच जाता है द्वीपीय क्षेत्र या द्वीपीय जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो इस प्रकार कुल 10 जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया है, और इसी के अनुसार हम अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वह है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका जो विस्तार देखें तो यह काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के सहित पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत के पठार के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ जो प्रमुख वनस्पति पाई जाती है वह है अल्पाइन वनस्पति,
चूंकि यह भाग साल भर बर्फों से ढका होता है, अत्यधिक शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है और इस जलवायु के अनुसार यहाँ अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिम तेंदुआ यहाँ का प्रमुख जीव है। इसके अलावा और देखें तो यह यहाँ वाइट या मार्बल्ड कैट या सफेद संगमरमर की बिल्लियां पाई जाती है यहाँ। और भी जीवों में देखें तो आइबेक्स इस प्रकार के कुछ यहाँ जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि निम्न में से कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे दी जाए, 3 यहाँ से और कुछ एक अलग ऑप्शन दे दी जाए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या यहाँ से यह पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय भौगोलिक क्षेत्र के विशेष जीव या निम्न में से कौन से जीव किस जैव भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं। तो आप इनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि यह अल्पाइन वनस्पति है, हिम तेंदुआ है, मार्बल कैट है और आइबेक्स है। इसके अलावा एक और जीव है ब्लैक नेक्ड सारस, यानी काले रंग के गले वाला सारस भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। तो इन जीवों के नाम इन जैव भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हिमालय के क्षेत्र में, और हिमालय के क्षेत्र में जो वनस्पति है वह ऊंचाई के साथ बदलती जाती है। चूंकि हिमालय की ऊंचाई सभी जगह एक समान नहीं है, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे, वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति, ये वनस्पतियां भी पाई जाएंगी। इसके जो प्रमुख जीव हैं यहाँ पाए जाने वाले, वहां हिम तेंदुआ अर्थात यहाँ भी हिम तेंदुआ ही पाया जाएगा, और भूरे रंग के भालू भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये 2 जीव याद रखिएगा, हिम तेंदुआ और भूरे भालू, यह हिमालय वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। फिर आते हैं मरुस्थली। अच्छा, ये हिमालय क्षेत्र का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर इधर पूरा उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम ऐसे होते हुए असम तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं तो यह मरुस्थली क्षेत्र, और मरुस्थली जो क्षेत्र है वह गुजरात और कुछ राजस्थान के कच्छ करण क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं उस प्रमुख जीवों में एक है चिंकारा। एक याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह भी यहाँ प्रमुख जीव है। उसके अलावा याद रखिएगा ब्लैक बक, इसके अतिरिक्त एक और जीव याद रखिएगा फ्लेमिंगो। तो ये कुछ प्रमुख जीव हैं जो मरुस्थली क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर आते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र, और यह जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है यह गिर के आसपास का क्षेत्र है, और गिर में जो प्रमुख पाए जाने वाला जीव है वह है एशियाटिक शेर। यह शेर केवल एशिया महाद्वीप के इसी गिर वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। पूरे एशिया महाद्वीप में यह शेर इसी गिर वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है एशियाटिक शेर। और यहाँ एक वनस्पति भी इस क्षेत्र में पाई जाती है जिसे नाम दिया जाता है मैग्रोव वनस्पति, भी यहाँ पाई जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, फिर आगे आते हैं तो गंगा का मैदानी क्षेत्र, और गंगा के मैदानी क्षेत्र में हम देखें तो गंगा के मैदानी क्षेत्र का विस्तार इधर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पूरा भाग गंगा का मैदानी क्षेत्र है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे जीव यहाँ पाए जाते हैं, हिरण, चीतल, नीलगाय, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख है। यहाँ नदियां ज्यादा है तो यहाँ क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ कछुए भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा गंगा के मैदानी क्षेत्र में।
जो जैव भौगोलिक क्षेत्र का एक भाग है। फिर है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार से रिलेटेड पिछले एसीएफ के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा जैव भौगोलिक कौन सा क्षेत्र है, तो ये दक्कन पठार वाला क्षेत्र है। और दक्कन पठार के क्षेत्र में जो प्रमुख जीव पाए जाएंगे उसमें है चीतल, सांभर, जंगली सुअर, इस प्रकार के जीव इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह जो दक्कन का पठार का क्षेत्र है यह सतपुड़ा से नीचे इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट, अर्थात सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है दक्कन का पठार। इसके बाद आते हैं पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट के बारे में याद रखिएगा, इसका विस्तार इधर गोवा, कर्नाटक करते हुए पूरे केरल तक फैला हुआ है। ये जो पार्ट है यही पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यह हॉट स्पॉट्स में भी शामिल है। यह हॉट स्पॉट्स में भी शामिल है। दूसरा चीज याद रखिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र की बात करें तो यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। साथ ही साथ यह ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहां जन घनत्व सर्वाधिक है, अर्थात यहाँ जन घनत्व सर्वाधिक जन घनत्व वाला जैव विविधता क्षेत्र की बात की जाए तो वह भी हो जाएगा पश्चिमी घाट। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जैव भौगोलिक क्षेत्र यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख जीव पाए जाते हैं और वह जीव है मालाबारी हॉर्नबिल, हॉर्नबिल तो मुख्यतः नागालैंड में पाए जाते हैं, लेकिन जो मालाबारी हॉर्नबिल है यह इस पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ बस उड़न गिलहरी, लायन टेल्ड बंदर या लायन टेल्ड, इसे मैकॉक कहते हैं, यानी शेर के समान पुच्छ वाले बंदर भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं वह मालाबारी हॉर्नबिल, उड़न गिलहरी और लायन टेल्ड मैकॉक या बंदर की शेर की पूंछ वाले बंदर इसी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे जो क्षेत्र है वह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है यह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय का कुछ क्षेत्र है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो यह जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पर जो मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें है कटहल, जैक फ्रूट, इस प्रकार की वनस्पतियों की कुछ प्रजातियां इन क्षेत्रों में ज्यादा विकसित है। यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कटहल और जैक फ्रूट, साथ ही साथ बांस और जैक फ्रूट, इस प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर आते हैं भारतीय तटीय क्षेत्र के। तो भारतीय तटीय क्षेत्र जो है यहाँ काठियावाड़ तट से इधर आते जाएंगे तो कोंकण, कन्नड़ और इधर फिर मालाबार तट, फिर इधर है कोरोमंडल तट और इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तट तक, उत्कल तट तक फैला हुआ है। यह जो भारतीय तटीय क्षेत्र है यह इसके पूर्वी भाग में अगर देखें तो पूर्वी भाग में जो सुंदरवन का डेल्टा वाला क्षेत्र है, सुंदरवन के डेल्टा वाले क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यह याद रखिएगा, यह समुद्री तटीय क्षेत्र है जिसका जो जुड़ा हुआ है डेल्टा से, जो सुंदरवन का डेल्टा है वहां पर जुड़ा हुआ है। और सुंदरवन के डेल्टा में एक विशेष प्रकार का जीव जो है
रॉयल बंगाल टाइगर ये पाए जाते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, और एक अंतिम है द्वीपीय क्षेत्र। तो द्वीपीय क्षेत्र जो है, वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर इसके आसपास बहुत सारे द्वीप हैं, इधर लक्षद्वीप है। तो इन द्वीपीय क्षेत्रों के आसपास हमें जो जीव मिलते हैं वो है कछुआ, मोलास्क, फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक औषधि पौधा जैसे बहेड़ा भी पाया जाता है, बहेड़ा। इसके अलावा कोको इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मुख्य जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके विस्तार और उनके कुछ प्रमुख वनस्पतियां और जीवों के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बारे में आप और भी जो एमसीक्यूज वगैरह हैं उसको ट्राई करके देखिएगा और इससे और भी क्वेश्चंस बनाने का कोशिश कीजिएगा। आगे जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वह है जैव विविधता के तप्त स्थल।